हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे एडिनोमायोसिस की, बच्चेदानी के अंदर सूजन। इसके कारण, लक्षण और इलाज को समझेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिनोमायोसिस, ये कितनी प्रिवलेंट है हमारी सोसाइटी में और कितनी खतरनाक है। तो एडिनोमायोसिस लगभग 10 से 15% महिलाओं को होती है, स्पेशली जो 30 से 45 साल की महिलाएँ होती हैं उस एज में होती है। और जितने महिलाओं को एडिनोमायोसिस होती है उसमें से लगभग 30% महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि बच्चा कंसीव करने में या बच्चा पैदा करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो काफ़ी ये कॉमन समस्या है और इसमें इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है। पेल्विक पेन और डिस्मेनोरिया, मतलब माहवारी के समय ज़्यादा दर्द होना और ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये दोनों समस्याएं तो होती हैं। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट बीमारी है। अब एडिनोमायोसिस होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, अगर इसके हम डेफिनेशन को समझें तो एडिनोमायोसिस का मतलब होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस की अंदर वाली एंडोमेट्रियम वो मायोमेट्रियम में चली गई है। नॉर्मली वो सबसे इनर लेयर होती है जो हर महीने यूट्रस के बाहर चली जाती है जब महीना आता है, लेकिन जब वो मसल लेयर के अंदर रहेगी तो जैसे हर महीना अंदर वाली एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्ड करती है हार्मोन्स को, वैसे मसल लेयर वाली भी एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन चूंकि उसके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, इसलिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगा, सिस्ट फार्मेशन होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा। उससे यूट्रस की साइज़ भी बढ़ जाएगी, दर्द होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और दूसरी भी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि गर्भपात हो सकता है या बच्चा नहीं ठहर सकता। तो ये सारी भी समस्याएं आती हैं। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम का मसल लेयर के अंदर चले जाना, इसको हम लोग एडिनोमायोसिस बोलते हैं। अब अगर इसके कारण की बात करें कि इसका क्या कारण होता है, तो कारण इसका एग्जैक्टली एक पिन पॉइंट कारण बताना मुश्किल है या अननोन है, ऐसा बोल सकते हैं कि एंडोमेट्रियम क्यों मायोमेट्रियम में जा रही है। इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब क्या है, जैसे कि किसी महिला के अंदर अगर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है या पहले डीएनसी हुई है, एबॉर्शन हो चुका है, 2-3 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, या ज़्यादा उम्र की महिलाएं जिनकी एज 30 साल, 40 साल, 45 साल है, उनमें प्रायः ये देखने को मिलती है। तो इसका एग्जैक्ट कोई कारण नहीं पता है, लेकिन रिस्क फैक्टर पता है। इसलिए चूंकि इसका कोई कारण ऐसे नहीं पता है, इसलिए इसको प्रिवेंशन करना बड़ा मुश्किल रहता है कि हम कोई दिनचर्या अपना लें या कोई दवाई खा लें उससे एडिनोमायोसिस से प्रिवेंशन होगा, ऐसा करना मुश्किल रहता है क्योंकि कारण हमारे पास नहीं है। अब अगर इसके लक्षण की बात करें कि एडिनोमायोसिस को कैसे पहचानना है, क्या इसके लक्षण आते हैं, तो एडिनोमायोसिस का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पेल्विक पेन महीने के समय। जिस समय महीना आता है उस समय पेल्विक एरिया में पेन होना, एब्डामन एरिया में पेन हो सकता है, और साथ में जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा दिन तक हो सकती है। जैसे अमूमन 3 से 4 दिन की होती है, तो ज़्यादा दिन तक भी हो सकती है, ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकती है, महीने के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम लोग स्पॉटिंग बोलते हैं, राइट। तो इस तरह के लक्षण आते हैं। और इसके अलावा कुछ महिलाओं में इनफर्टिलिटी का होना, कुछ महिलाओं में एबॉर्शन का होना, ये भी समस्याएं आ सकती है। बहरहाल इसमें डिस्मेनोरिया बड़ा प्रोमिनेंट फीचर होता है और साथ में ज़्यादा ब्लड का जाना, जो जिस समय माहवारी होती है उसके 2-3 दिन पहले से पूरी माहवारी के समय और 2-4 दिन बाद तक भी हो सकता है। तो दर्द एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर होता है और साथ में बच्चेदानी के अंदर सूजन आ जाती है, बल्कि यूट्रस हो जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। ऐसे लक्षण और भी कुछ बीमारियों में आते हैं, जैसे कि बच्चेदानी के अंदर गठान है जिसको लियोमायोमा बोलते हैं, या बच्चेदानी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उन केसेस में भी इस तरह के लक्षण आते हैं। बच्चेदानी के कैंसर में भी ब्लीडिंग वगैरह की संभावना होती है। तो कुछ लक्षण हैं जो आपस में मिलते हैं, उसके लिए फिर हमें जांचें करवानी है। तो अगर इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि अगर किसी को एडिनोमायोसिस सस्पेक्टेड है तो उसके लिए क्या जांच कराएं। अब एडिनोमायोसिस की जांच करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई भी जांच का तरीका नहीं जिससे 100% केस में ये बोला जा सके कि इस महिला को एडिनोमायोसिस है। उसके लिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री देखना है, एग्जामिनेशन करना है और जांचें करवानी है। 2 महत्वपूर्ण जांचें हैं, एक है सोनोग्राफी की जांच और दूसरा है एमआरआई की जांच, जिसमें जो एडिनोमायोसिस का फोकस दिख जाएगा, कितने नंबर में है, एडिनोमायोसिस ने क्या पूरे यूट्रस को इन्वॉल्व कर लिया है कि लोकलाइज्ड है। एडिनोमायोसिस 2 तरीके की होती है। अगर पूरे यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के फोकस है तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूज एडिनोमायोसिस है, और अगर किसी पर्टिकुलर हिस्से को अफेक्टेड कर रखा है तो उसको लोकलाइज्ड
एडिनोमायोसिस बोलते हैं। तो डिफ्यूज और लोकलाइज एडिनोमायोसिस है कि नहीं है, ये सोनोग्राफी से पता चलेगा और एमआरआई से। ये महत्वपूर्ण बात जानने वाली है कि 100% केसेस में ये दोनों जांचें नहीं बता पाएंगी कि एडिनोमायोसिस है कि नहीं। कई बार ये नहीं पता चलता। कई बार ऐसा होता है कि महिला ब्लीडिंग के साथ, क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ कंप्लेन करती है, उनका यूट्रस निकाला जाता है और जांच में फिर बाद में बायोप्सी की जांच में एडिनोमायोसिस का पता चलता है। बहरहाल अगर किसी को ब्लीडिंग की समस्या आती है तो डीएनसी करवा के जो एंडोमेट्रियम है उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना जरूरी रहता है, क्योंकि उससे हमें यूट्रस के कैंसर के बारे में रूल आउट करने में मदद मिलती है। तो ये बात हो गई जांच के बारे में। इसका मतलब है कि जांच भी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। और अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें कि एडिनोमायोसिस का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो एडिनोमायोसिस में जैसा कि मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम है जो मायोमेट्रियम के अंदर चली जाती है। तो एंडोमेट्रियम को हम ख़त्म कर दें, ऐसी कोई हमारे पास दवाई नहीं है कि कोई दवाई दे दिया जाए और एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से जो मसल लेयर के अंदर चली गई है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर कोई महिला जिसकी फैमिली कंप्लीट है, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, बहुत दर्द की समस्या है, यूट्रस भारी हो गया है, उनकी एज 40 साल है, 45 साल है, अब बच्चे की ज़रूरत नहीं है, उस केसेस में यूट्रस को निकलवाना, हिस्टेरेक्टमी ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिससे इस बीमारी से कम्प्लीटली राहत मिलेगी। क्योंकि पूरा का पूरा यूट्रस निकालने से जितना भी एडिनोमायोसिस का फोकस है वो चला जाएगा। तो यूट्रस को निकलवा देना ही सबसे डेफिनेट ट्रीटमेंट है ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, बार बार खून की कमी हो जा रही है, बार बार उनको फटीग या थकान की समस्या होती है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनको अभी बेबी चाहिए, जिनकी एज कम है या लोकलाइज बीमारी है, पूरे हिस्से को इन्वॉल्व नहीं किया है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, उस केसेस में हम दवाइयाँ ट्राई कर सकते हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट में उसमें दर्द की दवाइयाँ रहेंगी, इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है उसका एम सिर्फ इतना रहता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसको एस्ट्रोजन ना प्रोवाइड करा जाए, ताकि वो ना तो प्रोलिफरेट हो ना तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो। उसके लिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो महीने को रोक दें। तो सपोज करो कोई लेडीज़ है जिनकी एज 25 साल है, 28 साल है, उनको बेबी चाहिए लेकिन एडिनोमायोसिस की उनको समस्या है, उस केसेस में उनको ऐसी दवाई दी जाती है जिससे उनका महीना रुक जाए। 3 महीने 6 महीने के लिए दवाई दे के जैसे महीना रुक जाएगा उससे उनकी एडिनोमायोसिस की समस्या है वो थोड़ी हद तक कम होगी, जो यूट्रस जो सूजन है वो कम हो जाएगी, फिर वो बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो दवाइयाँ हैं, एक दवाई है जो ओरल कंट्रासेप्टिव है, खाने की दवाई है, उससे महीना रुक जाता है, या प्रोजेस्टिन है, टैबलेट आती है जैसे डायनोजेस्ट है वो दिया जा सकता है, डेनाजॉल है वो देने से जो महीना है रुक जाता है। इसके अलावा GnRH एगोनिस्ट है, लुप्रोलाइड इंजेक्शन है, वो देने से ओवुलेशन और महीना रुक जाता है। तो ऐसी दवाई है जिससे महीना रुक जाएगा। जब महीना रुक जाएगा तो जो एडिनोमायोसिस के फोकस हैं वो भी धीरे धीरे श्रिंक हो जाएंगे। लेकिन ये दवाइयाँ 100% केस में काम करेंगी, सारी महिलाओं पे काम करेंगी ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पेशेंट को आराम मिलता है। और ऐसा देखने में आया है कि ज़्यादातर महिलाओं में लंबे समय में ये दवाइयाँ इफ़ेक्टिव नहीं रहती और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आराम मिल जाए, बाद में ऑपरेशन से यूट्रस निकलवाना ही पड़े। लेकिन इस बीमारी के साथ अच्छी बात यह है कि 45 ईयर के बाद या 50 ईयर के बाद जो मीनोपॉज हो जाता है, जो महीना बंद हो जाता है, अपने आप ये बीमारी सबसाइड हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जो महीना अगर बंद होगा तो एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन मिलेगा नहीं एंडोमेट्रियम को, तो जो यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम के अंदर इसके फोकस है उनको भी एस्ट्रोजन नहीं मिलेगा और उससे ये बीमारी सबसाइड हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जानने वाली। बहरहाल चूँकि ये 30 से 45 के बीच में ज़्यादा कॉमन है, उस समय फैमिली कंप्लीट रहती है, तो आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। वैसे एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ये भी है कि लोकलाइज्ड एक्सीजन करवा लिया जाए। अगर किसी को लोकलाइज्ड एडिनोमायोसिस है उसी एरिया को निकलवा दिया जाए। हालांकि ये ऑपरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ता है, इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन करने के बाद फिर प्रेगनेंसी हर बार हो जाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूट्रस कमज़ोर हो जाता है। तो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है पर ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। तो दवाइयों की अपनी लिमिटेशन है और लोकलाइज्ड जो एक्सीजन है उसकी अपनी लिमिटेशन है। तो ये सारा ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी है। तो ये बात हो गई एडिनोमायोसिस के बारे में कि इस तरीके से इस बीमारी के अंदर लक्षण आते हैं और इस तरीके से इस बीमारी से बचना है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ऐसे लोग जिनको एडिनोमायोसिस की दिक्कत है
उनको अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने में और इस बीमारी को समझने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।